हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश सोलंकी फिजिक्स एजुकेटर आपका अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, फिजिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके अंदर हमें अपने आसपास होने वाली जितने भी फिनोमिना हैं, जितनी भी घटनाएं हैं, उनको समझने और सीखने का मौका मिलता है और उन घटनाओं से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे मन में हैं उसका आंसर भी फिजिक्स में ही मिलता है। स्टूडेंट्स, फिजिक्स नेचर के बहुत बड़े बड़े रहस्यों का खुलासा भी करता है, जिसको पढ़ना, समझना और सुनना इंटरेस्टिंग लगता है। स्टूडेंट्स, यदि फिजिक्स के हर एक नियम को हम अपने डेली लाइफ से रिलेट करके देखें, डेली लाइफ का एग्जाम्पल कोई ना कोई एग्जाम्पल लेकर अगर सीखें, तो ये टफ सब्जेक्ट भी हमें ईजी लगने लगता है और इसमें इंटरेस्ट भी बढ़ने लगता है। और स्टूडेंट्स, मेरी ऐसी ही कुछ कोशिश रहेगी। स्टूडेंट्स, आज हम टेलीस्कोप के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ये एक ऐसा एपरेटस है जिसका डिस्कवरी के बाद में हमें ब्रह्मांड की बहुत सी जानकारियाँ हमको मिली है। तो पढ़ते हैं टेलीस्कोप के बारे में। तो टेलीस्कोप की हिस्ट्री के बारे में देखें तो टेलीस्कोप की खोज या डिस्कवरी 1608 में सबसे पहले हैंस लिपर्से ने की थी। उन्होंने एक्सीडेंटली इसको डिस्कवर किया था। वो एक आई लेंस मेकर थे और जब उन्होंने देखा कि अगर दो लेंस एक दूसरे के आगे रख दिए जाएं तो उन्होंने देखा कि जो दूर कोई ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही नज़दीक और बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे टेलीस्कोप की खोज हो गई। उनके एक साल बाद में गैलीलियो साहब ने इम्प्रूव्ड टेलीस्कोप बनाया और सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में हमें बहुत सी जानकारियाँ दी, बहुत से स्टार्स के बारे में हमको बताया गया। और उसके बाद में एक फिजिक्स वर्ल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आ गया और लोगों को सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई थी इस एक इंस्ट्रूमेंट की खोज के बाद में। इसके बाद में कैपलर और उसके बाद में हाइगन और न्यूटन ने और अच्छे अच्छे इम्प्रूव्ड टेलीस्कोप बनाए और आज की तारीख में हमारे पास बहुत ही अच्छे टाइप के, अच्छी ही क्वालिटी के टेलीस्कोप हमारे पास है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप। और इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा विज़न एंगल का, ताकि हमें टेलीस्कोप के प्रिंसिपल के बारे में जानकारी मिल सके कि किस प्रिंसिपल पर टेलीस्कोप बेस्ड है। तो विज़न एंगल क्या होता है? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, उस ऑब्जेक्ट से एक रे हमारे आई पर लेके आए तो वो जो एंगल हमारे आई पर बनाती है उसे हम विज़न एंगल या दर्शन कोण कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा, कोई मान लीजिए कोई कार सड़क पर चल रही है और वो हमें अगर दूर है तो हमें छोटी दिखाई देती है, बट वही कार जब नज़दीक आती है हमारे तो हमें लगता है वो कार बड़ी हो रही है, हमको वो बड़ी अपीयर होती है, बड़ी दिखने लगती है। इन दोनों ही कंडीशन में कार ने अपनी साइज़ नहीं बदली, कार की साइज़ वो की वो रही, बट तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हुआ क्या ताकि वो बड़ी दिखाई देने लग गई। तो उसके लिए अगर हम देखें तो जब वो कार दूर थी तब हम देखेंगे कि विज़न एंगल कितना था, जब वो कार हमारे आई पर कितना एंगल बना रही थी। तो आप देख रहे हैं जब कार दूर थी तो हमारे आई पर अल्फ़ा एंगल बनाती है और उस अल्फ़ा एंगल के हिसाब से हमारे रेटिना पर इमेज बनता है। अब जब कार पास आ गई तो हम देख रहे हैं कि वही कार हमारे आई पर बीटा एंगल बना रही है और आप देख रहे होंगे बीटा एंगल जो है वो अल्फ़ा से बड़ा है और उस वजह से रेटिना पर इमेज भी बड़ा बनने लग गया। तो हमें पता चल गया किस तरीके से इमेज हमारे आई के अंदर या फिर हमको बड़ी दिखाई देती है और छोटी दिखाई देती है। मतलब कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है विज़न एंगल के, दर्शन कोण के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम किसी भी तरीके से दर्शन कोण को बढ़ा दें तो हम उस चीज़ को बड़ा देख सकते हैं। तो टेलीस्कोप इसी के बेस पर काम करता है, इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है टेलीस्कोप हमारा। अब टेलीस्कोप के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि टेलीस्कोप कितने तरह के होते हैं। तो टेलीस्कोप मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप अपवर्तक दूरदर्शी और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप परावर्तक दूरदर्शी। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप को हम फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एस्ट्रोनॉमिकल रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप खगोलीय दूरदर्शी और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। जो अपना एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ को देखने में काम आता है,
और जो अपना टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है वो अर्थ पर ही किसी ऑब्जेक्ट को, जो दूर कोई ऑब्जेक्ट है उस पर उसको देखने के लिए, उसको ऑब्जर्व करने के लिए काम आता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी आर्मी जो दुश्मन आर्मी के चौकी पर नज़र रख रही है तो उस पर नज़र रखने के लिए ऐसे टेलीस्कोप यूज़ में लिए जाते हैं। और अर्थ पर अगर दूर कोई भी चीज़ है तो उसको ऑब्जर्व या उसको बड़ा करके देखने के लिए ये क्या नाम है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप काम में आता है। तो स्टूडेंट्स, आज अपन जो है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो इस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर अगर देखें तो इसमें दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस, दो कह सकते हैं अपन उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस हमारे पास होंगे। एक जो ऑब्जेक्ट की तरफ रहता है उसे ऑब्जेक्टिव लेंस या फिर कह सकते हैं अभिदृश्यक लेंस, और दूसरा जो हमारे आँख के पास होता है उसे आईपीस या फिर अभिनेत्र या नेत्रिका लेंस बोल सकते हैं। आप देख रहे होंगे अभिदृश्यक लेंस जो होता है उसका अपर्चर, उसका द्वारक जो आईपीस से बहुत बड़ा होता है। इस तरीके से अभिदृश्य की फोकल लेंथ भी आईपीस से बहुत ज़्यादा होती है। ओके, अब हम जैसे कि मान लीजिए हम सेलेस्टियल बॉडीज़ में से मान लीजिए एक मून को देख रहे हैं, मान लीजिए मून का ऑब्जर्वेशन हमको करना है। ओके, उसके लिए अब आप देखेंगे कि मून हमारे लिए इन्फिनिटी पर है और इन्फिनिटी से आने वाली जो रेज होती है, क्योंकि बहुत दूर से रेज आ रही है, एक ही पॉइंट से आने वाली रेज होती है, भले इतने दूर से आ रही होती है, इसी वजह से यहाँ तक आते आते वो अप्रॉक्स पैरेलल हो जाती है। तो हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के ऊपर पैरेलल रेज आ रही है, मून से आ रही है, पैरेलल रेज आ रही है, एक ही पॉइंट से आने वाली रेज सारी पैरेलल होगी, अप्रॉक्स पैरेलल होती है। और हम सब जानते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस या फिर किसी भी लेंस के ऊपर पैरेलल रेज आती है तो उसका इमेज फोकल प्लेन पर बनता है। पोजीशन की बात करें तो फोकस पर उसका इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? रियल बनेगा। और कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा। और हम कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिमिनिश या फिर बहुत छोटा बनेगा। चलिए देखिए, हमने मून को बहुत पास तो ले आए हमारी आँख के, बट एक प्रॉब्लम यहाँ पर हो गई, ये बहुत ही छोटा इमेज बना रहा है। तो अब कैसे देखें? इमेज छोटा हो गया, चीज़ ज़रूर पास आ गई पर इमेज उसका बहुत छोटा, तो ऑब्जर्व फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए या फिर इसको बड़ा बनाने के लिए हम एक दूसरा लेंस यूज़ में लेते हैं जो कि आईपीस लेंस है, जो कि एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है। ये इसको बड़ा बनाएगा और हम इसको देख लेंगे। तो इसके लिए हम आईपीस लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि ये वाला आईपीस लेंस, ये जो इमेज जो बनाई है ऑब्जेक्टिव लेंस ने, ये आईपीस लेंस इस इमेज, ये जो इमेज है इस आईपीस लेंस के फोकस और पोल के बीच में आ जाए। ओके, तो ये जो इमेज है अब इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट बन गया और फिर इस ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलती है इस लेंस के ऊपर आएगी, उसके कारण जो इसका इमेज बनेगा वो इसी साइड में बन जाएगा जिस तरफ इसका ऑब्जेक्ट है, और बड़ा बनेगा। और जिस साइड है, जैसे मान लीजिए इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड ही बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्वर्ट बन चुका है, तो इसका इन्वर्टेड बनेगा और बड़ा बन जाएगा। अब क्योंकि हमने इसको बड़ा बना दिया है तो इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर हमारा जो इमेज है, हमारा जो मून है जिसको हम देख रहे हैं वो तो इन्वर्टेड हो गया, उल्टा बन गया, तो फिर इन्वर्टेड इमेज को फिर कैसे ऑब्जर्व कर पाएंगे? तो स्टूडेंट्स, सेलेस्टियल बॉडीज़ के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ये सेलेस्टियल बॉडीज़ लगभग स्फेरिकल शेप की होती है और अगर वो उल्टी भी हो जाए तो भी स्टडी करने में कोई तरह की प्रॉब्लम नहीं आती। तो यहाँ पर इस इन्वर्टेड होने की वजह से कोई प्रॉब्लम हमारे को नहीं आती इसको स्टडी करने में। दूसरी एक और प्रॉब्लम यहाँ पर बनती है कि हमने मून को बड़ा कर दिया और आप देख रहे होंगे जैसे ये मून बड़ा हो गया तो अब जो आपके विज़न एंगल बन रहा है हमारी आई पर वो पहले से बड़ा बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो है हमको बड़ा दिखाई दे रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि बड़ा तो बन गया बट ये ब्लर दिखाई देता है। अब ब्लर हो जाने की वजह से हमारा जो ये पूरा का पूरा जो काम है वो वेस्ट हो गया, बिकॉज बड़ा बना दिया, वो ब्लर हो गया तो स्टडी तो फिर भी नहीं की जा सकती।
तो अब इसके लिए हम क्या करें? पहली बात तो ये प्रॉब्लम अराइज कैसे हुई, पहले तो इस पर जाते हैं। देखिए, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे कंप्यूटर के अंदर एक इमेज होती है, अगर वो लो रेजोल्यूशन की है तो जब अगर हम उसको जूम करेंगे तो क्योंकि रेजोल्यूशन लो रेजोल्यूशन है, इस वजह से अगर जूम करेंगे तो इमेज ब्लर हो जाएगी या फिर कह सकते हैं इमेज फट सी जाएगी। और बड़ा हम इसलिए करते हैं ताकि उस पिक्चर के अंदर छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकें अच्छे से। जब हमने बड़ा किया तो इमेज ही ख़राब हो गई, पूरी की पूरी इमेज ब्लर हो गई, तो हमारा जो पर्पस था वो पूरा नहीं हुआ। तो फिर हम हाई रेजोल्यूशन इमेज लेते हैं, उसको अगर बड़ा करेंगे तो फिर वो हमें अच्छे से दिखाई देगा, हर चीज़ अच्छे से दिखाई देगी, हम ऑब्जर्व कर पाएंगे। कुछ इसी तरह का होता है बच्चों इसके अंदर काम। जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं मान लीजिए, तो उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देखने के लिए मिनिमम पर्टिकुलर रेज आनी ज़रूरी होती है। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, मान लीजिए कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को मुझे देखना है तो मान लेते हैं 100 रेज आनी कम से कम आनी चाहिए हमारे आइज़ के अंदर, तो हम उस ऑब्जेक्ट को अच्छे देख सकते हैं। आपने देखा होगा डे लाइट के अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें और नाइट के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देखें, तो आप देखेंगे कि नाइट के अंदर वही ऑब्जेक्ट हमें धुंधला दिखाई देता है, उसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। और डे लाइट के अंदर वो दूर होता है तो भी हम उसको अच्छे से देख लेते हैं, और नाइट के अंदर नहीं देख पाते। क्यों? लाइट की इंटेंसिटी कम है, वहाँ पर लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराकर हमारे आइज़ के अंदर कम आ रही है। तो अगर लाइट कम आएगी हम उसको ऑब्जर्व, और मान लीजिए आपको उससे भी बड़ा डबल रीजन का, डबल क्षेत्र का आपको ऑब्जेक्ट देखना है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइट भी डबल आनी चाहिए। आपने इमेज डबल किया, मतलब आपको एक ऑब्जेक्ट देखना है जो पहले से डबल है। मान लो पहले 100 रेज से आप अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर लेते थे, देख लेते थे, तो अगर अपन ने उसका एरिया डबल कर दिया, इसका मीनिंग है अब आपको 200 रेज उस ऑब्जेक्ट से आएगी, तब आप उस ऑब्जेक्ट को अच्छे से देख पाओगे जूम करने के बाद। या फिर आप कह सकते हो बड़े ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहा हूँ, तो उससे 200 आनी चाहिए। तो अगर मान लीजिए आपने उस बड़े ऑब्जेक्ट को देखा, अभी भी उससे 100 ही आ रही है, नहीं, तो आप उस बड़े ऑब्जेक्ट को अच्छे से नहीं देख सकते, छोटे वाले को देख सकते हैं, उससे डबल रीजन वाले को नहीं देख सकते अब अच्छे से, वो आपको थोड़ा ब्लर दिखाई देगा, क्योंकि उसको देखने के लिए आपको 200 रेज की ज़रूरत है। तो कुछ ऐसा ही टेलीस्कोप में होता है बच्चों। जैसे हमारे ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर जो रे एंटर कर रही है, जब वो बड़ा हुआ तो हमने लाइट कहाँ बढ़ाई, हमारी लाइट तो उतनी की उतनी रही जो पहले थी। तो इसके लिए हम अपने ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बड़ा रखते हैं। क्यों बड़ा रखते हैं? देखिए, हमें लाइट की ज़रूरत है। अब वो वाली लाइट नहीं, हम यहाँ पर साइड ट्यूबलाइट जला देंगे और ज़्यादा लाइट आ जाएगी, हमें ये लाइट नहीं चाहिए। हमें जैसे हम मान लीजिए मैं मून को देख रहा हूँ, तो मेरे को मून से आने वाली लाइट को बढ़ाना है, उसको इंक्रीज़ करना है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ानी है। अब मून को तो कह नहीं सकते भाई अपनी थोड़े ज़्यादा लाइट भेज, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बड़ा कर देते हैं। अब क्योंकि गेट बड़ा हो जाएगा तो अपने आप मून से आने वाली लाइट ज़्यादा एंटर करेगी, और ज़्यादा एंटर करेगी तो जो अब बड़ा जो इमेज बनी है तो वो भी अब धीरे धीरे ब्राइट दिखने लगेगी। तो ब्राइट करना है अगर इमेज को अच्छे से देखना है, तो उसके लिए हमें अपना ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर बड़ा करना पड़ेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बट फिर भी इसमें एक दो प्रॉब्लम रह जाती है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसको बहुत बड़ा अपर्चर कर देंगे तो क्रोमेटिक एब्रेशन होने के चांसेस रहते हैं। क्रोमेटिक एब्रेशन माने अब ये जो लेंस है जो एक प्रिज्म की तरह बिहेव करेगा, माने जब ये लाइट इसमें से गुजरेगी तो कलर्स निकल जाएंगे, डिस्पर्जन हो जाएगा एक तरीके से कह सकते हैं, और फिर कलर्स निकल जाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट को या फिर ये जो इमेज बनी है उसको हम अच्छे से ऑब्जर्व कैसे करेंगे। दूसरी बात, स्फेरिकल एब्रेशन हो जाता है। स्फेरिकल एब्रेशन में क्या होता है कि जो अपर्चर के कॉर्नर से जो लाइट्स आ रही है वो लाइट जो है एग्जैक्ट फोकस पर नहीं मिलती। हम तो मान के चल रहे हैं सारी की सारी फोकस में मिलेगी, तो सारी की सारी वो एक ही इमेज बनेगी, वहाँ पर सब एक जगह पर मिली है। बट जब हम बड़ा कर देते हैं उसके अपर्चर को तो फिर कॉर्नर से आने वाली लाइट कुछ फोकस के पहले ही मिल जाती है, और जो नज़दीक वाली लाइन वो लाइट जो आ रही होती है वो फोकस के ऊपर मिलती है एग्जैक्ट। तो फिर कुछ पहले और कुछ आगे पीछे मिल जाती है रेज, इस वजह से वो ब्लर बनता है। एक पॉइंट पे सारी रेज नहीं आती तो एक जगह पर इमेज नहीं होता, तो थोड़ा ब्लर दिखता है इमेज।
इसको रिमूव करने के लिए हम रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज़ करते हैं। तो इससे ये पता चला कि हम लिमिटेड साइज़ बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस की। ओके, फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में क्या है कि मिरर भी यूज़ में लेते हैं। ठीक है, मिरर भी यूज़ में लेते हैं और मिरर के अंदर रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं तो क्रोमेटिक एब्रेशन तो होने के चांसेस ही नहीं है। दूसरी बात, स्फेरिकल एब्रेशन इसमें भी हो सकता है, बट इसके लिए हम क्या करते हैं, जो शेप होता है मिरर का उसको थोड़ा सा पैराबोलिक बना लेते हैं, ताकि जो कॉर्नर वाली जो लाइट्स है वो भी उस शेप के कारण फोकस पर ही मिले। ठीक है, तो इससे ये भी फ़ायदा हो जाता है। तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, बाकी सारा मैकेनिज़्म उसमें सेम रहता है। अब एक और टेलीस्कोप की बात करेंगे, वो टेलीस्कोप है टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप। अब टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में हम अर्थ पर रखी चीज़ों को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप वहाँ पर यूज़ में लें तो हमें हर एक ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड दिखाई देगा, और इन्वर्टेड दिखाई देगा। जैसे मैं किसी पर्सन को देख रहा हूँ दूर, तो वो तो सीधा नहीं उल्टा दिखाई देगा, तो फिर उसको ऑब्जर्व कैसे करेंगे? हर एक चीज़ जिसको हम देख रहे हैं वो सारी उल्टी दिखाई देगी, तो फिर हम उसको ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमें सारी इमेजेस इरेक्ट दिखनी चाहिए, सीधी दिखनी चाहिए। फिर उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक और लेंस यूज़ में लेते हैं जो इस इमेज के मैग्नीफिकेशन को बढ़ाने में तो कोई रोल प्ले नहीं करता, बस जो ये इमेज जो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो इन्वर्टेड बनी है उसको वापस इन्वर्ट करके इरेक्ट कर देगा। मतलब जो उल्टी इमेज जो बना रहा है ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, उस उल्टी इमेज को सीधा कर देगा ये। तो ये बीच में रहता है, ठीक है ना, और मैग्नीफाई नहीं करता, सिर्फ जो इमेज इन्वर्टेड है उसको अगेन इन्वर्टेड कर देता है। ओके, तो ये टेरेस्ट्रियल टाइप टेलीस्कोप भी हमने पढ़ लिया। इंडिया का जो लार्जेस्ट टेलीस्कोप है वो हेनले में है, हेनले लद्दाख में स्थित है, हेनले ऑब्जर्वेटरी में रखा है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा या आपके काम आया होगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिले। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।